हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का ओसी का टॉपिक है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ऑर्गेनाइजिंग वाले पार्ट तक। और अब नेक्स्ट हम आज नया टॉपिक देखने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड स्टाफिंग। और चैप्टर नंबर 5 है आपके सामने। आपके स्कूल के टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 50 से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। छोटा सा चैप्टर है और आई गेस वील बी एबल टू कंप्लीट इट इन नेक्स्ट 2 days, 2 lectures। सो लेट अस स्टार्ट। एग्जैक्टली स्टाफिंग है क्या? तो हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में काफ़ी सारी चीज़ें मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस की, ओके। तो हमने देखा कि मैनेजमेंट में प्लानिंग बहुत नेसेसरी है, ऑर्गेनाइजिंग बहुत नेसेसरी है, डिटेल में उसके बारे में डिस्कशन हुआ। अब इसके बाद बात हो रही है स्टाफिंग के कंसेप्ट की। यहाँ पे ये बोला गया है कि स्टाफ का सिलेक्शन, उसका रिक्रूटमेंट, उसका वर्क एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज, क्वालिफिकेशन, सही बंदे को सही काम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना मैन पावर चाहिए, कितना नहीं चाहिए, तो ऑल दीज फैक्टर्स ऑल्सो मैटर अ लॉट एंड इक्वली उसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है। तो वैसे ही हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। अब जो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है स्टाफिंग का, थोड़ा उसकी लैंग्वेज के साथ मैं आपको रिलेट करवाना चाहूँगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज स्टाफिंग। तो द इनिशियल इंट्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज अदर फंक्शंस। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इन द पास्ट द ह्यूमन एलिमेंट वॉज नॉट गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस। इस पर हमने बात की थी कि शुरुआत में बिजनेस मतलब प्रॉफिट, कैसे भी कमा के लाओ, बट वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं दे पाता था। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एलिमेंट को ये लोग इग्नोर करते जा रहे थे। और उसका उसका जब नॉलेज उनको आया नुकसान झेलने के बाद, तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से पास्ट में लोगों ने सबक लिया और अब ह्यूमन एलिमेंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट, प्लानिंग ऑफ बिजनेस माइट हैव बीन डन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर and the formation of organization also might have been proper, but if the selection and training of the personnel is improper, then the organization cannot be successful। बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपने बिजनेस की प्लानिंग तो बहुत अच्छे से की होगी, लेकिन जो पर्सोनल है, जो एम्प्लॉय है, जो स्टाफ है, उसका सिलेक्शन और उसकी ट्रेनिंग अगर सही तरीके से नहीं हुई तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसके बाद बात हो रही है the success of an organization depends on the efficiency and attitude of its employees। ऑब्वियस है, ये आपने कभी महसूस भी किया होगा, जैसे बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का, मेरे दिमाग में ना एम्प्लॉय के एटीट्यूड को देख के वही एग्जांपल ध्यान में आता है। तो एक अपनी सरकारी बैंकें हैं, एसबीआई है, बीओबी है, ये सब बैंक्स हैं। और एक तरफ प्राइवेट बैंक्स है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ये सब बैंक्स है। तो इनका जो स्टाफ होता है ना, उन स्टाफ के बिहेवियर में बहुत फर्क होता है। आप अगर एसबीआई में चले जाओ तो एक तो वहाँ पे रिटायर्ड स्टाफ होता है। मुझे लगता है बाकी बैंकों का जो बचा हुआ स्टाफ होता है ना कि भाई हमारा तो अब ये काम नहीं है, ये रिटायर हो चुके हैं, आप ले जाओ। तो एसबीआई बीओपी वाले जान के मुझे लगता है 50+, 55-60+ वालों की भर्ती करते हैं, ताकि जो है उनका बजट भी जो है वो सही रहे और स्टाफ इजीली अवेलेबल हो। तो जितने भी स्टाफ मेंबर होते हैं इनकी बैंकों में, सारे एजेड लोग ही होते हैं, क्योंकि ये जिस ज़माने से लगे थे ना एसबीआई में, वो कभी छोड़ते नहीं, सरकारी नौकरी है। तो वो लोग फुल रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन ले लेके रिटायर नहीं होंगे ना, तब तक वहीं रहते हैं। अब उनका क्या है, उस उम्र में मूड खराब रहता है, कितनी बार मूड स्विंग होते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो आप कुछ भी बोलो आपको डांट देते हैं। अब होते भी इतने बड़े, मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट्स की एज के, तो अपने उनको कुछ बोल भी नहीं सकते। तो ठीक है, वो कैसा भी बिहेव करे, अपने ज़्यादा बोल नहीं पाते। तो उनका एक बिहेवियर ऐसा है, एसबीआई में जाओ लंच टाइम में बाद में आना, मतलब 4 बज गए, का लंच टाइम, उनको आदत ही वही है कि जब भी जाओ लंच टाइम करके भगा दो। बिहेवियर, एटीट्यूड कहीं ना कहीं। और उसके बदले क्या होता है, बहुत बार कस्टमर फिर चला जाता है उनके हाथ से। अब कोई डिमांड ड्राफ्ट बनवाने आया है, कोई नया बैंक अकाउंट खुलवाने आया है, किसी को क्रेडिट कार्ड इशू कराना है, स्टाफ के पास टाइम ही नहीं है। बोले जाओ भाई, तुम्हारी बैंक और अकेली बैंक थोड़ी जो क्रेडिट कार्ड दे रही है, कहीं और से ले लेंगे। आप चले गए एचडीएफसी, वहाँ पे बोले आओ सर, वेलकम सर, बैठो, ये वो दो बंदे आपके आसपास बैठे हैं, आपको अटेंड कर रहे हैं, स्कीम समझा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, चाय ऑफर कर रहे हैं, कॉफ़ी पिला रहे हैं, एक पूरा माहौल अलग है। और आधे घंटे में तो आपको सारी स्कीम समझा के क्रेडिट कार्ड इशू करके फ्री कर दिया। तो इस तरीके से एम्प्लॉय का एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को डिसाइड करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट है, द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी एंड एटीट्यूड। स्टाफिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग रिलेशंस विद द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, तो उसकी बात भी हम यहाँ पे करेंगे। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बोल रहे हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये वर्ड्स हाईलाइट कर लेना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़। ये सारी चीज़ें जो हैं
ये स्टाफिंग के कंसेप्ट में कहीं ना कहीं आपको रिलेट करेंगी। रिक्रूटमेंट देखो शुरू से लेके एंड तक है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज, रिटायरमेंट के बाद की एक्टिविटीज भी कवर होंगी यहाँ पे। होता है ना, पेंशन देनी पड़ती है, ग्रेचुइटी देना पड़ता है, हर साल बोनस भी देना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टाफिंग के, अब ये आपके लिए एक आंसर है, आपको पता ही कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है वो बात तो सही है, हमने देखा जैसे प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट है, वैसे स्टाफिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट माना जाता है। पेरिनियल प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन के नॉट एग्जिस्ट विदाउट एम्प्लॉइज, मतलब ये एक नेसेसरी हो गया है और ये साथ साथ में चलता है, और ये इतना डीपली इन्वॉल्व है ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के बिना काम कर पाए ये पॉसिबल नहीं है। एज लॉन्ग एज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एग्जिस्ट, एम्प्लॉयज़ एंड स्टाफिंग विल ऑल्सो एग्जिस्ट। पेरिनियल मतलब ये साथ साथ चलेंगे, जब तक ये है तब तक वो है, ठीक है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक स्टाफिंग और एम्प्लॉयज़ का तो काम रहने ही वाला है, और एम्प्लॉयज़ और स्टाफिंग के बिना कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कंसर्न विद ह्यूमन रिलेशंस, वही तो मेन बात है। स्टाफिंग में क्या बात हो रही है कि स्टाफ रिक्रूट करना, ट्रेन करना, उनके साथ रिलेशंस वैसे मेंटेन करना कि वो भी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहे, ठीक है। कोई कंपनी को फ़ायदा नहीं होता है अगर एम्प्लॉय बार बार छोड़ छोड़ के चले जाते हैं और नए एम्प्लॉय आते हैं, उल्टा कंपनी का नुकसान होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपनी उसको ट्रेन करती है, उसको सब सिखाती है, अपने हिसाब से ढालती है एक स्ट्रक्चर में, और फिर वो छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाता है, फिर वो वहाँ पे सीखता है। अच्छा, जो जगह खाली करके गया है वहाँ पे कोई नया बंदा आता है, फिर उसको सिखाओ, तो टाइम कितना वेस्ट होता है। तो उल्टा एक बंदा सेट हो जाए, फिर उसको काम सिखाना ना पड़े, तभी तो उससे हम आउटपुट रिकवर कर पाएंगे ना। तो बहुत सारी कंपनीज तो क्या करती है, बॉन्ड साइन कराती है, भाई 3 साल तक कंपनी छोड़ के नहीं जाओगे, अगर गए तो फिर आपको बॉन्ड का पैसा देना पड़ेगा, या 3 महीने की सैलरी काट लेंगे, या लास्ट मंथ की सैलरी नहीं मिलेगी, जो भी कंडीशन है वो लोग वो रखते हैं, पहले से भी पैसे मांगते हैं आपसे, ऐसा भी होता है। स्टाफिंग जो है डायनामिक प्रोसेस है। व्हाट इज डायनामिक? एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब है कि जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते, जो फिक्स है तो फिक्स है, एक बार फिक्स कर दिया उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। डायनामिक का मतलब क्या है कि जिसमें टाइम एंड अगेन सिचुएशनल चेंजेस आते रहेंगे, दैट इज कॉल्ड अ डायनामिक थिंग। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टाफिंग एक डायनामिक प्रोसेस है। देखो काम दुनिया में चेंज हो रहा है, जैसे अभी लॉकडाउन में, कोरोना में आपने देखा वर्क फ्रॉम होम आ गया। अब यहाँ पे भी स्टाफिंग में कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, और बहुत फर्क पड़ा है, बिकॉज यू नो हर चीज़ वर्क फ्रॉम होम हो गई है, हर चीज़ लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन ओरिएंटेड हो गई है, इंटरनेट ओरिएंटेड हो गई है। अब जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं आती है उन लोगों की लग गई। तो क्या हो गया है कि अब जो कंपनी प्रेफरेंस दे रही है वो किस स्टाफ को प्रेफरेंस दे रही है, फिजिकली ऑफिस में बैठने वाले स्टाफ को नहीं, घर से बैठ के जो काम कर सके उस स्टाफ को, तो प्रायोरिटी तो उसी की होगी ना। तो वो बात यहाँ पे है। रिलेटेड विद अदर मैनेजरियल फंक्शंस, हाँ ये ऑब्वियस है ना कि स्टाफिंग मतलब एक कोई अकेला डिवीजन नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है। मतलब आपकी कंपनी में आप जब प्लानिंग करते हो, आप जब ऑर्गेनाइजिंग करते हो, जब स्ट्रक्चर बनाते हो, फिर डायरेक्शंस देने होते हैं कि कौन क्या काम करेगा, तो बीच में कहीं ना कहीं स्टाफिंग आता है और वो इन सब चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। तो दिस प्रोसेस इज कनेक्टेड विद ऑल द अदर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑल्सो, ठीक है। वाइड स्कोप, वो तो हमने देखा ऊपर कितनी सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई, मतलब उसके रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग से लेके उसके पोस्ट रिटायरमेंट तक सारे प्रोसेस जो हैं स्टाफिंग में कवर कर दिए, तो स्कोप बहुत वाइड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, हाँ ये होता है। यहाँ पे ये बोला गया है कि एक स्टाफ को रिक्रूट करने में कंपनी का भी बहुत खर्चा होता है, आपको ट्रेन करना, आपको स्टाइपेंड देना, आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करना। अब जो इंटरव्यू कंडक्ट करना है उसमें ऐसा नहीं चलो कोई भी जाके बैठ गया, कितनी बार कंपनीज हायर करती है इंटरव्यूअर्स को कि आप आके बंदे का इंटरव्यू लो एंड जज करो कि इसको अपॉइंट करना चाहिए या नहीं हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। सो दैट इज द वे इट इज़ डन। तो उसमें कंपनी का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो वो खर्चा नहीं है, उसको एक तरीके से क्या मानना चाहिए, इन्वेस्टमेंट मानना चाहिए। क्लियर? चलो, तो ये एक पार्ट और कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द इम्पोर्टेंस। स्टाफिंग का जो कंसेप्ट है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट के प्रोसेस में, उसकी हम बात यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बोला है, एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ इज लाइक अ मियर स्केलेटन। मतलब जैसे इंसान की हड्डियाँ होती है, तो एक हड्डियों का ढांचा हो और एक इंसान हो, दोनों में फ़र्क है ना। तो सिर्फ एक स्केलेटन के बराबर रह जाती है कंपनी अगर आप स्टाफिंग नहीं करते हो तो कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है वो भी आप यहाँ से समझ सकते हो। द इनएनिमेटेड मशीन्स
मतलब ह्यूमन बीइंग के बिना एक मशीन जो है, अगर आप उसकी बात करते हो तो आप उसका प्रोडक्शन तब बढ़ा सकते हो जब एम्प्लॉयज़ हों, और एम्प्लॉयज़ के होने से ही वो बेटर रिजल्ट्स दे पाएंगे। तो मशीन प्रोडक्शन बढ़ा के दे सकती है, नो डाउट, लेकिन ह्यूमन स्किल के बिना उसका कोई मतलब नहीं। In comparison to other factors of production, the future of a business enterprise depends much on its staff. Staff is the only living factor of production. ये बहुत सही बात है। पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है, रॉ मटेरियल, मशीनरी, फिर उसके बाद उसका पैकिंग मटेरियल, डिस्पैचिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में ह्यूमन एलिमेंट एक ही है, दैट इज द स्टाफ। ठीक है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो स्टाफ का एटीट्यूड, स्टाफ का बिहेवियर, उनका डेडिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिसके बेसिस पे आपकी कंपनी का सक्सेस अचीव होना या ना होना डिसाइड होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको रिपीट भी मिल सकते हैं। ड्राइविंग फोर्स का मतलब वही एक तरीके से डिसाइडिंग फैक्टर, कि इसी बेसिस पे पता चलेगा कि कंपनी किस तरफ जाएगी। डायनामिक एक्टिविटी के बारे में हमने बात की, बाकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ भी ये रिलेट करता है और उन पर भी असर डालता है, वो भी हमने देखा। लिम्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, देखो लिम्स का मतलब होता है हाथ पैर। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के लिए बोलते हैं, तो लिम्स का मतलब जैसे हाथ पैर है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी बोला हुआ है कि स्टाफिंग या जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज है, वो कंपनी और एंटरप्राइज के लिए लिम्स के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत बार स्टाफ मेजोरिटी एंटरप्राइजेस में कंप्लेंट करते हैं कि यार ठीक है काम मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, बट ऐसे काम करने का मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो वो एंटरप्राइज की ड्यूटी है, एचआर की ड्यूटी है, मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि एम्प्लॉयज़ को ऐसा फील ना होने दे कि उनको काम करने का मज़ा नहीं आ रहा और वो सेटिस्फाइड नहीं है, भले उनको पैसे मिल रहे हो लेकिन मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हारमनी इन रिलेशंस, ये हमेशा मेंटेन्ड होनी चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ और स्टाफ के बीच में। फिर इसके बाद इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली अगर स्टाफ एफिशिएंट है, सेटिस्फाइड है, काम अच्छे से कर पा रहा है और उनको सही तरीके से ग्रूम और ट्रेन किया गया है, तो उनकी एफिशिएंसी से कहीं ना कहीं एंटरप्राइज का नाम आगे बढ़ता है, तो वो एक प्लस पॉइंट माना जाता है। और इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो ये भी है ना, स्टाफिंग कोई वन टाइम प्रोसेस तो है नहीं कि एक बार कर दिया तो कोई लाइफ टाइम का स्टाफ हो गया। हर 2-4 महीने 6 महीने में स्टाफ आता जाता रहता होगा, तो कोई लोग जा रहे हैं, कोई नए आ रहे हैं, तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, वो चलने वाला है। ठीक है, अब जो पॉइंट है ना नेक्स्ट, मैंने आपको ऑलरेडी अभी समझाया है, वही है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना वही तो स्टाफिंग है, क्योंकि एचआर का ही काम होता है नए एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट के लिए देखना, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ध्यान रखना, उनकी एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना, उनका लीव, हॉलीडेज, सैलरी उनको टाइम पे ट्रांसफ़र होना है और तो ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या मैनेज करने का पूरा जो काम है वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के अंडर में और उसके कंट्रोल में रहता है। तो वो बात ही वो यहाँ पे होनी थी और ऐसा ही आगे भी बोला है। और इसके कुछ पार्ट्स हैं। प्रोसेस ऑफ एचआर मैनेजमेंट, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहले बात हो रही है कंसर्न विद द मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, देखते हैं कुछ पॉइंट्स पता चलेंगे कि एग्जैक्टली उनका काम क्या होता है। टू प्लान फॉर रिक्वायर्ड स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीज द स्टाफ थ्रू न्यू अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, वो हमने बात की। अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन नेसेसरी एंड सिलेक्टिव रिडक्शन इन स्टाफ। कभी कभी स्टाफ कम भी करना पड़ता है अगर काम नहीं है तो। स्टाफ का प्लेसमेंट अप्रोप्रिएट तरीके से हो, सही जगह पे हो, और उनको उनका नॉलेज बढ़ता रहना चाहिए स्टाफ का, और वो कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहने चाहिए, उनसे काम निकालते रहना। बेसिक चीज़ तो ये है। दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं कंसर्न विद द कॉम्पनसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। तो पहले तो प्लानिंग की बात की कि उनसे काम निकलवाना कैसे, दूसरा उनको कॉम्पनसेट कैसे करना है, उनको डेवलप कैसे होने देना है। तो जो काम उनसे करवा रहे हैं ना उसकी ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए, ये भी बोला है। और एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहाँ पे उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को इम्प्रूव करने की, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच नेसेसरी। फिर इसके बाद बोल रहे हैं टू गिव प्रॉपर कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स टू द स्टाफ। सैलरी भी एक टाइप का कॉम्पनसेशन ही है, जो आपसे काम करवा रहे हैं, आपका टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बदले वो आपसे कुछ मांग रहे हैं, मतलब आपका टाइम मांग रहे हैं, तो उसके बदले आपको भी तो कुछ देंगे वो। तो जो सैलरी है इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉम्पनसेशन। तो सैलरी के साथ साथ और बहुत सारे कितनी बार बेनिफिट्स भी एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। पिक एंड ड्रॉप सर्विस मिलती है, और प्रीमाइसिस भी रहने को देते हैं आपको, और भी सारी चीज़ें होती है, फैसिलिटीज़ रहती हैं। तो कोई क्लब का मेंबरशिप दिया है, जिम का मेंबरशिप दिया हुआ है एंड ऑल। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू डू सो।
और आपका मोरल भी बूस्ट रहता है इससे, और आपको लगता है कि हाँ कंपनी हमें फैसिलिटीज़ अच्छी देती है, तो इनके साथ जुड़े रहना अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसके बाद। टू रिकग्नाइज वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फाइंड सॉल्यूशंस फॉर द सेम एंड इम्प्लीमेंट देम। तो मैनेजमेंट को ये भी ध्यान रखना है, एचआर मैनेजमेंट को, कि स्टाफ जो भी काम कर रहा है उनको जो काम करने में वर्क रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करके उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। तो इस तरीके से एचआर मैनेजर का पूरा जो प्रोसेस है या जो उसका काम है वो यहाँ पे इन्होंने समझाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, विच इज़ रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। वो भी हम देख लेते हैं कि आगे क्या बोला हुआ है। तो चलिए प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग देख लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसको क्या बोला है। सबसे पहला पॉइंट तो वही है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वन टाइम नहीं होता है। आप सोचेंगे यार रिक्रूट कर दिया तो फिर ठीक है, बार बार थोड़ी करना होता है, ऐसा है नहीं ना। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो जिनका स्टाफ आता रहता है जाता रहता है, तो दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। तो रिक्रूटमेंट भी एक तरीके का कंटिन्यूस प्रोसेस ही हो जाता है। रेजिग्नेशन, डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय, ट्रांसफर, वॉट एवर मे बी द रीज़न, ऐसा होता है। अब उसी को समझा रहे हैं आगे। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर प्रोबेबल एम्प्लॉयज एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर द जॉब। हाँ सही है ना, लोगों को काम पे रखना, दैट इज रिक्रूटमेंट। और उसके लिए यही है कि राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी में, राइट प्लेस पे और सही क्वालिफिकेशंस वाले बंदे को आपको रिक्रूट करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ तरीके बताएं रिक्रूटमेंट कैसे कैसे हो सकता है। तो इंटरनल सोर्सेज भी होते हैं इसके लिए, और रिक्रूट करने के एक्सटर्नल सोर्सेज भी होते हैं। मतलब किसी को आपको काम पे रखना है तो आप कहाँ से ढूंढ के लाओगे बंदा, ठीक है। तो इसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं। अगर आप कॉमनली भी कोई पॉइंट सोचो तो एक चीज़ तो ये होती है कि अगर कंपनी के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पीपल हैं, जो मैनेजमेंट में है, स्टाफ में हैं, उनको हम इन्फॉर्म कर दें कि इतनी प्लेसेस हैं हमारे पास और इनमें से आप कुछ देख लो, ऐसा करके। और दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेज तो हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं हम, एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में दे सकते हैं। ये जो जॉब पोर्टल्स होते हैं जैसे लिंक्डइन है या फिर naukri.com है, monsterjobs.com है, तो इन लोगों को बोल सकते हैं। अच्छा, लोकल सिटी लेवल पे भी जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, तो उनको भी बोल के रख सकते हैं कि हमारे पास रिक्रूटमेंट है और स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, और अगर रिक्रूट करना है तो ये क्वालिफिकेशंस एंड डिटेल्स है, जो डेटाबेस में आपके पास कुछ नाम हो, मैच होते हो तो हमारे पास भेज देना। तो ऐसे करके बात होती है। तो ये सारे जनरली रिसोर्सेज होते हैं। देखो इंटरनल सोर्सेज में बोला प्रमोशन, ट्रांसफ़र, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़, यहाँ से पता चल सकता है। रिकॉलिंग द रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय, जिनको निकाल दिया था उनको वापस बुलाओ। रिट्रेंच मतलब जिनको निकाल दिया था पहले क्योंकि काम कम था, तो पहले उनको बुलाते हैं। ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र के साथ साथ प्रमोट भी करते हैं। तो या तो सिर्फ प्रमोट कर दिया, तो अगर आपको जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर बना दिया है तो आपकी पोस्ट जो जूनियर वाली थी उस पर कौन काम करेगा, उस पर भी तो किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इट गोज दैट वे। वेटिंग लिस्ट में रखा है, आपने अप्लाई करके रखा था तो बोला अब जगह खाली होगी तो आपको बुलाएंगे, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल सोर्सेस। इसमें बोला है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, थ्रू ट्रेड यूनियंस। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं कि भाई हमको फ्रेशर्स चाहिए, तो चलो कॉलेज अभी खत्म हुई है, 3rd ईयर 4th ईयर जो भी होगा कोर्स के हिसाब से, तो लास्ट ईयर में कॉलेज वालों से बात करके कैंपस में प्लेसमेंट रखते हैं और जो फ्रेशर्स हैं उनको लेके आते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें होती है। थ्रू ट्रेड यूनियंस, थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉबर्स, रिक्रूटमेंट एट द गेट, मॉडर्न मेथड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखो एडवर्टीजमेंट मैंने आपको बताया। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होती है गवर्नमेंट फैसिलिटी होती है कि आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवा दो और कंपनीज और गवर्नमेंट एजेंसीज और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंपनीज, डिपार्टमेंट, सबके साथ उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं और वहाँ से भी आपको कॉल आ सकता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कैंपस प्लेसमेंट वाला केस हो सकता है। और ट्रेड यूनियंस होती हैं। ट्रेड यूनियन वो है कि आप जिस इंडस्ट्री में एज एन एम्प्लॉय काम करोगे उस इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को यूनियन बोलते हैं, ठीक है, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको ट्रेड यूनियन बोला जाता है। तो ट्रेड यूनियन वालों को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपके पास अगर कोई आए कांटेक्ट में हो तो भेज देना, तो आपका कांटेक्ट का बंदा होगा तो हमारे लिए भी अच्छा है। इसके लिए लेबर और एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, मिडल मैन भी होते हैं। रिक्रूटमेंट एट द गेट मतलब जो आके डायरेक्टली अप्लाई करके चला जाए कि भाई चलो, कितने लोग होते हैं ना कि मुझे जॉब चाहिए, चलो ये कंपनी को अपना एक CV रेज्यूमे भेज देते हैं, देख लेंगे, रिप्लाई आया तो अच्छी बात है, ऐसा करके। मॉडर्न मेथड्स में तो मैंने आपको बताया ये ऑनलाइन वेबसाइट्स एंड ऑल, तो उसके थ्रू भी हो सकता है। अब इसी को इन्होंने नेक्स्ट वापस पूरा समझाया हुआ है
तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो फिर मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छा है, साथ साथ में हो गया। ये पढ़ने का काम जो है वो आप ही का, एक बार आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। ये आगे के पेज तक जा रहा है, मैं बता देता हूँ कहाँ तक है। पेज नंबर 54 पे जाके आपका टॉपिक खत्म हो रहा है डायरेक्टली रिक्रूटमेंट का। अब रिक्रूटमेंट के बाद फिर सिलेक्शन वाला पॉइंट आएगा, इसके बाद है ट्रेनिंग डेवलपमेंट, एंड देन हमारा चैप्टर एंड होगा। तो आज के इस लेक्चर में फिर हम यहीं पे इसको एंड करते हैं, काफ़ी सारा हमने पढ़ लिया। एक लेक्चर और लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए, तो थोड़ा आराम से चलते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ तक एक बार पढ़ के रख लो, फिर आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसके बेसिस पे अपने आगे के पॉइंट्स को जो है वो कवर अप कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।